Hello everyone, welcome back to the rapid revision video number 3. 5 videos that would be covering whole syllabus for class 11th. इस वीडियो के अंदर हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7. तो देखते हैं क्या क्या है चैप्टर नंबर 6 एंड 7. तो चैप्टर 6 का नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग और चैप्टर नंबर 7 है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स. तो करते हैं इनको स्टार्ट और इनको भी करते हैं आज इस वीडियो के अंदर खत्म. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. तो सबसे पहले जानते हैं लीडरशिप का मतलब क्या होता है. तो लीडरशिप इज द एबिलिटी to intentionally provide positive influences on the life and behavior of others. यानी अगर मैं एक लीडर हूं तो मेरे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अपनी बातों से या अपने तरीकों से दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं और उनको और ज्यादा मोटिवेट कर सकूं टू डू थिंग्स. ठीक है, तो ये होता है लीडरशिप. अगर लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बात करूं तो दो टाइप की क्वालिटीज होती है. एक होती है इनेट क्वालिटीज, एक होती है एक्वायर्ड क्वालिटीज. एक्वायर्ड क्वालिटीज आर दोज क्वालिटीज जो कि हमें दूसरे लोगों से या दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें मिलती है, जबकि इनेट क्वालिटीज वो होती है जो कि हम खुद डेवलप करते हैं या हमें इनहेरिटेंस में मिली हो. ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वालिटीज कौन कौन सी होती है. तो क्वालिटीज है जैसे एक लीडर जो है वो हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, उसका बिहेवियर हमेशा फ्रेंडलीनेस और अफेक्शन भरा होना चाहिए, डिसिसिवनेस होनी चाहिए, टेक्निकली स्किल्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, सोशल होना चाहिए. अगर एक लीडर स्किल्ड नहीं होगा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा दूसरों को. अगर आई वांट टू बी अ फिटनेस ट्रेनर देन आई शुड बी फिट फर्स्ट. ओके, अच्छा, साथ ही साथ गुड हेल्थ होनी चाहिए उसकी. वो डेडिकेटेड और डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए. ठीक है, हाई मोटर कैपेसिटी यानी मोटर स्किल्स उसकी बहुत इंप्रूव्ड हो. ओके, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के लिए. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रूड हो. रूड जो होगा वो बॉस बन सकता है, कभी लीडर नहीं. ठीक है, इधर यू कैन बी अ बॉस और यू कैन बी अ लीडर. ओके, मोरालिटी एंड लॉयल्टी होनी चाहिए. एक मॉरल वैल्यूज उसके अंदर होनी चाहिए और वो लॉयल भी होना चाहिए. लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, टफ से टफ सिचुएशन में अच्छे से अच्छा लॉजिकल डिसीजन लेना, ये एक क्वालिटी होती है लीडरशिप की. ठीक है, अगर आप एक टफ टाइम में अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हो. ओके, चलिए आगे बात करते हैं और जानते हैं रोल्स ऑफ अ लीडर, यानी एक लीडर के क्या क्या काम होते हैं. तो फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को संभालना. कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर, अपने पूरे ग्रुप को कंट्रोल करना, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना. स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, हमेशा लीडर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ग्रुप. ठीक है, कभी भी अगर कोई भी ग्रुप से गलती होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी लीडर है. अगर ग्रुप अच्छा काम करते हैं तो उसका एप्रिसिएशन भी लीडर को सबसे ज्यादा मिलता है. ठीक है, तो वो ग्रुप के लिए बोलता है, ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव होता है लीडर. ओके, प्लानिंग फॉर द ग्रुप, ग्रुप के लिए पूरा प्लान करेगा टास्क को कि क्या काम होगा, कैसे होगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, प्लान को एग्जीक्यूट करवाना, यानी जो प्लान बनाया है वो प्लान ऑन ग्राउंड काम भी करे, ये भी काम है लीडर का ही. ठीक है, लीडर एज रिप्रेजेंटेटिव, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला एक लौता लीडर होता है. और लीडर एज अ कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, जो दो मेंबर्स है, जो पूरा ग्रुप है उसके अंदर जो मेंबर्स है उनका रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उनके अंदर हार्मनी बना के रखना. ठीक है, ये काम भी हमारे लीडर का ही है. ठीक है, कि सारे एकजुट होके चले, अलग अलग बिखर के ना रहे. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन. हम वो कौन से तरीके हैं जिससे हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू लीडर्स को क्रिएट कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी गाइड है, उनका कोच है, वो लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करवाने की कोशिश करेगा बच्चों के अंदर. ठीक है, तो वो कैसे करवाएगा, सबसे पहले ना किसी भी चीज को डेवलप करवाने से पहले उसके अंदर जो ऑलरेडी जो क्वालिटीज है उसको पहचानो. ठीक है, तो एनालाइज द लीडरशिप क्वालिटीज ऑलरेडी डेवलप्ड, यानी कोई भी पर्सन जो भी होगा उसके अंदर एक खुद की क्वालिटी भी होती है. सबसे पहले उसको पहचानो और उन बाकी अलावा जो उसके अंदर कमी है, जिन क्वालिटीज को और ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है, ठीक है, फिर उनके बारे में भी जानो. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है आइडेंटिफाई दोज
हुज लीडरशिप स्किल्स यू वांट टू इंप्रूव द मोस्ट। अब सारे ग्रुप में सब बच्चे लीडर नहीं बन सकते, ठीक है, तो हमें वो चुनना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन से ऐसे काबिल बच्चे हैं जो कि असली में लीडर बनने लायक है, ठीक है, तो उनको और ज्यादा इंप्रूव करवाना उसकी स्किल्स, यही काम है हमारे फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स, सब पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो और उनको दिखाओ कि वो भी इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको रिवॉर्ड दो, ठीक है, और उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, ठीक है, ताकि वो अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करे, ठीक है। मेक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सक्सेस, अगर अच्छा कोई सक्सेस करता है तो उसके ऊपर नजर रखनी है और जहां पे और जरूरत है इंप्रूवमेंट की वो भी उनको बताते रहना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है जनरली हम सभी को पता है क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर डेफिनेशन वाली बात करी जाए तो एडवेंचर स्पोर्ट्स आर यूजुअली आउटडोर गेम्स, ठीक है, विच इन्वॉल्व इंटेंस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग एक्शंस, यानी ऐसी बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी होगी या ऐसे जिसमें अंदर जीवन को भी खतरा हो सकता हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है जहां पे बहुत ज्यादा एडवेंचरस एटमोस्फियर बन जाए, ठीक है, तो दिस इज एडवेंचर स्पोर्ट। तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स की, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स को खेलने का और इनमें पार्टिसिपेट करने का। तो मेन है कि टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे हम खुद का कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है क्योंकि इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन गया तो तुम भी नहीं बचोगे, ठीक है। टू मेक बॉन्डिंग विद द नेचर, नेचर अपने आप में ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन है, अगर उनके साथ बॉन्ड बनाना है तो तुम एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। फेसिंग चैलेंजेस एंड ऑड सिचुएशंस, बहुत अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना, बहुत अलग अलग और सिचुएशंस में जाना, अपनी एबडक्ट एनर्जी को यूज करना, खुद के अंदर क्रिएटिविटी लाना मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए, ठीक है, और सोशल रिलेशंस को इंप्रूव करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव है हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के। ओके, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। तो टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट में सबसे पहला नंबर आता है हमारा रॉक क्लाइंबिंग। जो रॉक क्लाइंबिंग है वो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जहां पे पहाड़ों के ऊपर चढ़ा जाता है, अलग अलग रॉक्स के ऊपर चढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल क्लाइम्स ऑन द नेचुरल रॉक और आर्टिफिशियल रॉक फॉर्मेशन। या तो वो नेचुरल रॉक के ऊपर चढ़ेगा या कोई भी आर्टिफिशियल रॉक जो कि ह्यूमन ने बताया हुआ है उसके ऊपर चढ़ेगा। यहाँ पे जो गोल होता है वो टॉप पे पहुंचना और वहां पे जाके सबमिट करना, बट एक प्री डिटरमाइंड रूट के थ्रू, ठीक है। हमारा रूट डिसाइड होता है कि हम इस तरीके से चढ़ेंगे, लेकिन बिना गिरे हुए टॉप पे पहुंचो और एंड तक पहुंचो, ठीक है। अगर रॉक क्लाइंबिंग में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए खुद पे, तुम्हारी एजिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, मतलब हाईली फिट पर्सन जो होते हैं वही रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एडवेंचर स्पोर्ट जो कि है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मेरे हिसाब से बहुत, अगर तुम घूमने के शौकीन हो तो तुमने करी ही होगी, ठीक है। ट्रैकिंग रेफर टू अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी ऑन फुट ऑन द माउंटेन फॉर अ प्लेजर और स्पोर्ट्स, ठीक है। हम जनरली ट्रैकिंग करते हैं ना कि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और देखेंगे वहां से व्यू कैसा आता है, तो ये जनरली फन के लिए यानी प्लेजर के लिए, या कोई भी अगर एक स्पोर्ट होता है तो उसके लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या करता है, तुम्हारे अंदर एक करेज और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और तुम्हारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फिजिक को डेवलप करवाने में हेल्प करता है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है ट्रैकिंग के अंदर तो आपके अंदर होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, इंप्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड जनरल हेल्थ कंडीशन, ठीक है। क्योंकि सोचो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना, जब आप चढ़ने लगते हो ना तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि कार्डियोवास्कुलरली कितना फटीग हो रहे हो आप, ठीक है। आपकी सांसें इतनी तेज चढ़ रही है, थोड़े थोड़े मोड पे लगता है कब आएगा कब आएगा, ठीक है। तो बहुत एडवेंचरस भी है, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको करेज भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आती है बात कहानी रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग जो कि आजकल बहुत फेमस है, ऋषिकेश में जनरली जाते हैं लोग करने के लिए। अ रियल थ्रिलिंग स्पोर्ट इन विच राफ्ट इज बम्पिंग एंड स्विलिंग ओवर द रशिंग एंड रफ अनटेम्ड वाटर, यानी बहुत तेज से पानी आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, हम राफ्ट में बैठे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। दिस इज रिवर राफ्टिंग, ठीक है। बहुत ही फन एक्सपीरियंस होता है, अगर आपने नहीं किया तो जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर माउंटेनियरिंग।
माउंटेनियरिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट दैट कंबाइंस क्लाइंबिंग एंड हाइकिंग अप माउंटेन एंड माउंटेन टेरेन्स। ठीक है, अगर आपको पहाड़ों पे चढ़ना है, ठीक है, डायरेक्टली चढ़ना है, क्लाइंब करना है, तो दिस इज द माउंटेनियरिंग, जिसके अंदर बहुत सारे तीन टाइप के होते हैं मेनली। ये फर्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर रॉक क्लाइंबिंग का, जहां पे आपको बड़ी बड़ी स्लोप्स पे चढ़ना होता है डायरेक्टली। सेकंड आता है इसके अंदर माउंटेनियरिंग का, जिसके अंदर आप ट्रैकिंग करते हो स्नो के अंदर या आइस स्केटिंग के अंदर या आइस क्लाइंबिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है जो कि, और साथ ही साथ हो सकता है ये दोनों ही करना पड़े, यानी रॉक क्लाइंब भी करना पड़े और स्नो रूट को भी फॉलो करना पड़े। अगर ये तीनों करना चाहते हो तो आपके अंदर ट्रिमेंडस एंड्योरेंस होना चाहिए, यानी भरमार एंड्योरेंस, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका बहुत इंप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, एजिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ जाना बहुत आसान नहीं होता, ये उतना ही मुश्किल है जितना देखने में लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, सर्फिंग। सर्फिंग एक फन स्पोर्ट है जिसके अंदर हम एक पर्सन जो होता है वो वाटर की वेव्स के ऊपर राइड करता है। ठीक है, यानी लहरों पे सवार होता है, तो लहरों पे सवार होना ही सर्फिंग। ठीक है, यहाँ पे अपने बैलेंस बनाना पड़ता है हमें बोर्ड के ऊपर, दिस इज द मेन थिंग इन सर्फिंग। ठीक है, बेनिफिट क्या है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंप्रूव होगा, शोल्डर बैक हमारी स्ट्रेंथन होती है, हमारा लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, हमारा स्ट्रेस और टेंशन रिलीज होता है। ठीक है, तो सर्फिंग इज अ वेरी गुड स्पोर्ट, अगर पार्टिसिपेट करोगे तो बहुत मजा आएगा। अच्छा, आगे बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की। पैराग्लाइडिंग आपके दोस्त वोस्त बहुत करते होंगे, आपको पता भी होगा जनरली, आ रिक्रिएशनल और कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स। ठीक है, दिस इज अ पैराग्लाइडर, अगर इसको आप फ्लाई करते हो तो ये होता है पैराग्लाइडिंग। ठीक है, ये सबसे क्लोज एक्सपीरियंस है अगर आपको एक चिड़िया की तरह फील करना है। ठीक है, अगर आप फील करना चाहते हैं लाइक अ बर्ड, देन दिस इज द क्लोजेस्ट वे टू फील लाइक अ बर्ड, क्योंकि आप बिल्कुल हवा में होगे, जैसे एक पंछी उड़ता है वैसे ही उड़ रहे होगे। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। हम कौन से सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी सबसे पहले जानते हैं, रीजन क्या है हमारे स्पोर्ट्स इंजरी का। तो रीजन जो है वो है ओवर यूज, अगर हम बहुत ज्यादा ही कोई एक्टिविटी कर देते हैं वो, या तो हमें डायरेक्ट इंपैक्ट चोट लग गई तो। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर फोर्स देन द बॉडी कैन विथस्टैंड, हमारे बॉडी के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी लेकिन हमने उससे भी ज्यादा लोड उठा के बैठ गए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो हमें इंजरी ही देगा। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर रिकवरी, हमने कभी कल ही कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटी करी, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी, आज फिर हम चल दिए, तो ऐसा बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आपको लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो प्रॉपर रिकवरी भी बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। कौन से मेजर्स को मुझे अपनाने चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी इंटेंस एक्टिविटी करने जा रहे हो या आपने कोई इंटेंस एक्टिविटी खत्म करी है तो वार्म अप शुरुआत में और जाते हुए अगर एक्टिविटी खत्म करते टाइम कूल डाउन जरूर करना चाहिए। एप्रोप्रिएट फुटवेयर पहनो ताकि पैरों में चोट ना लगे। प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करो। ठीक है, अगर कोई जॉइंट्स ऐसा है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है तो उस पर टेप करो, वेलक्रो लगाओ। ठीक है, उसको बांध के रखो। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पीते रहो। ठीक है, अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन रखो। दूसरे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए एक फुटबॉलर केवल फुटबॉल ही खेल रहा है। ठीक है, दूसरे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी फुटबॉल की स्किल्स तो इंप्रूव बेशक से ना हो लेकिन उसका फिटनेस लेवल जरूर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इंटेंसिटी जब भी बढ़ाते हैं हम अपने किसी भी वर्कआउट की तो वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, एकदम से कभी इंटेंसिटी मत बढ़ाओ या ट्रेनिंग का ड्यूरेशन मत बढ़ाओ। यूज गुड फॉर्म ऑफ टेक्निक। टेक्निक अच्छे से प्रॉपर फॉलो करोगे तो स्पोर्ट्स इंजरी से बचे रहोगे, नहीं तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, यही था चैप्टर में, इतना ही। 6 चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। अब बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं टेस्ट का। ठीक है, तो टेस्ट क्या है? टेस्ट एक टूल है, प्रोसीजर है, टेक्निक है जिससे हम एक स्पोर्ट्स पर्सन कितना गेन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? दिस इंफॉर्मेशन इज यूज्ड एज अ अप्रेजल ऑफ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट
एज फिटनेस, स्किल, नॉलेज एंड वैल्यूज। अगर एक पर्सन की मुझे जानना है उसका फिटनेस कैसा है, उसका स्किल कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, तो वो सारा कुछ पता लगाने में हमें हेल्प करता है हमारा टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट का मतलब क्या है, अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मुझे एक सर्टेन मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मैं अगर जानना चाह रहा हूं कि मेरा स्किल लेवल कितना है, मेरा फिटनेस लेवल कितना है, तो मैं टेस्ट उस पर कंडक्ट करूंगा। अब टेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मेजरमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि जो मेजरमेंट्स होती है वो स्पेसिफिक यूनिट्स के अंदर होती है। जैसे मैंने बोला एक पर्सन कितना तेज भागता है तो मैं उसकी स्पीड को मेजर करूंगा, मैं बोलूंगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट की टूल्स है। ओके, तो मेजरमेंट दोनों की करी जा सकती है, क्वालिटी की भी और क्वांटिटी की भी। ओके, चलिए आगे आती है बात हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजर एंड इवैल्यूएशन। क्या इंपॉर्टेंस है इन तीनों की? अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं, ये हमें हेल्प करती है हमारे ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करने में, हमारे सिलेक्शन ऑफ प्लेयर के अंदर कि कौन सा प्लेयर को मुझे चूज करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा फिट है मैं उसको ही चूज करूंगा, जो ऑलरेडी इंजर्ड है मैं उसको क्यों चूज करूंगा, वो तो हमारा पूरा गेम का खराब कर देगा। ठीक है, हेल्प करता है लर्न करने में। ठीक है, हेल्प करता है टीचिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने में, हेल्प करता है प्लेयर की कैपेसिटी और एबिलिटी जानने में। ठीक है, हेल्प करेगा हमें किन पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है उसके अंदर, हमारे रिसर्च के अंदर हेल्प करेगा, हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ BMI की। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो होता है इंडेक्स ऑफ वेट एंड हाइट। यानी अगर हम अपने हाइट और वेट का इंडेक्स निकालेंगे, दिस इज आवर BMI। ठीक है, इट हेल्प टू लेट यू नो द अप्रोप्रिएट वेट एज पर वंस हाइट। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक पर्सन की हाइट इतनी है तो उसका वेट कितना होना चाहिए, ये हमें पता चलता है BMI से। लेकिन एक BMI की बहुत ही खराब चीज क्या है, ये फैट परसेंटेज को टोटली इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये जस्ट आइडिया देता है कि तुम्हारे हाइट के हिसाब से तुम्हारा वेट कितना होना चाहिए, ये टोटली इग्नोर कर देता है फैट परसेंटेज को। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है आप फिट दिख रहे हो लेकिन ये आपको ओवरवेट बता दे। ठीक है, तो BMI हमेशा सही नहीं होता, तो ये रिलायबल नहीं है। ओके, लेकिन BMI निकालने का तरीका क्या है? BMI जो निकलता है वो निकलता है बॉडी वेट अपॉन में हाइट इंटू में हाइट, यानी हाइट का स्क्वायर। ठीक है, जो बॉडी वेट है वो हमें लेना है किलोग्राम्स में, और जो बॉडी हाइट लेनी है यानी अपनी हाइट जो लेनी है वो लेनी है मीटर्स के अंदर। ठीक है, जब भी मेजर करो तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? वेइंग मशीन शुड बी रिलायबल, यानी वेइंग मशीन बिल्कुल एक्यूरेट हो, कम से कम कपड़े पहनो। ठीक है, हाइट जो ले वो बेयर फुटेड लो, यानी चप्पल वप्पल शूज वगैरह सब कुछ उतार दो, और पर्सन को बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा करके लो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं BMI में ही कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, तो कैलकुलेशन का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया। अब उसके थ्रू है ना एक BMI के लिए नंबर निकलेगा। जब भी हम वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर करेंगे तो एक नंबर जाके निकलेगा जो कि होता है हमारा BMI। अब वो नंबर फॉल कर रहा है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा और हम पता लगाएंगे कि हमारा ओबेसिटी लेवल या फिटनेस लेवल कहां पे लाई करता है। अगर तुम लाई कर रहे हो 30 to 34.9 के बीच में अगर तुम्हारा BMI आ रहा है तो यानी तुम ओबेसिटी के शिकार हो। ओके, अगर नॉर्मल वेट जो है वो डिफाइन करता है 18.5 से 24.9 तक। चलिए आगे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ WHR। WHR इज वेस्ट हिप रेशो। इट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड डिवाइडेड बाय द हिप सर्कमफेरेंस। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे हमारी वेस्ट कितनी है और अपना हिप कितना है। ठीक है, दोनों का अगर मैं मेजर करूं और उसको डिवाइड करूं तो मेरा निकलता है WHR यानी वेस्ट हिप रेशो। ये जो है हमें क्विक आइडिया दे देता है हमारे फैट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, हमारा जो फैट है ना वो एक तरीके से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। लड़कों के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो फैट एक्यूमुलेट होता है वो होता है हमारे लोअर एब्डोमेन में, जबकि लड़कियों के अंदर उनके बम्स में, ठीक है, उनके चेस्ट पे। ओके, अगर हाई फैट होता है तो वो बहुत ज्यादा डिजीजेस कर सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन या टाइप 2 डायबिटीज भी। ओके, जो WHR है उसको निकालने का तरीका क्या है? वेस्ट का सरकमफेरेंस यानी तुम्हारी कमर कितनी है डिवाइड बाय तुम्हारे हिप कितने हैं। ओके, ये दोनों ही मेजरमेंट इंचेस में होंगे, और बटॉक का यानी अपने जो हिप्स का जब साइज मेजर करोगे तो वो जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होगा वहां से करोगे। ओके,
चलिए आगे बात करते हैं हम अपने WHR की डिग्री ऑफ हेल्थ रिस्क निकालने का तरीका। यानी अगर हमने WHR निकाल लिया है तो मैं अपना हेल्थ रिस्क कैसे मेजर करूं, तो वो निकाला जा सकता है। अगर WHR फॉल कर रहा है मेल के अंदर 0.85 से 1 के बीच में और तुम्हारी एज अगर मान लो 20 to 25 ईयर्स के बीच में है तो तुम लो हेल्थ रिस्क में हो। ठीक है, फीमेल्स का ऑब्वियसली जो होगा वो ज्यादा फैट कैरी करेंगे मेल्स से। हेल्थ रिस्क का जो चार्ट होता है वो दोनों के लिए ही अलग अलग होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं सोमाटोटाइप्स की। जो सोमाटोटाइप्स है बहुत 3 फेमस, जो कि सुने भी होंगे, ये WH शेल्डन ने दिए थे हमें सोमाटोटाइप्स, जिसका नाम है एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं बारी बारी से सबके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टोमॉर्फ की। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो जनरली हमें पतले पतले पैर, लंबे लंबे हाथ, स्किनी जो होते हैं जनरली लोग वो होते हैं। ठीक है, जहां पे ज्यादा मसल्स नहीं दिखेगी उनकी बॉडी पे। जनरली अगर ये मोटे भी होते हैं ना तो ये स्किनी फैट होता है, मतलब पतले से है लेकिन फिर भी पेट निकला हुआ है, तो दीज आर एक्टोमॉर्फ्स। ठीक है, इनका बॉडी फैट जो होता है वो बहुत कम होता है जनरली और बहुत ही हाई मेटाबॉलिज्म वाले होते हैं, यानी ये खाएंगे इनका पच जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब इसका समझ रहे हो क्या, कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, तो ये वही लोग हैं। ठीक है, इनको वेट गेन करना बहुत मुश्किल है जबकि इनका वेट लूज करना बहुत आसान है। ठीक है, इनका बॉडी फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मसल भी इनके बॉडी पे कम ही होती है। ठीक है, छोटे छोटे जॉइंट्स होंगे इनके। इनका जेनेटिक ही ऐसा होता है कि ये इनके ऊपर ना मास जल्दी से चढ़ता ही नहीं है। ठीक है, ये किन गेम्स के लिए बने? मैराथन, ट्रेलेथॉन, जो कि इंड्योरेंस वाले गेम होते हैं ना, जहां पे बहुत ज्यादा इंड्योरेंस दिखानी है, लंबा भागो। ठीक है, 20 किलोमीटर भागो। तो जनरली देखोगे कभी भी मैराथनिस्ट जो होते हैं वो बहुत पतले पतले से होते हैं। ठीक है, तो वो रीजन यही है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अपना नेक्स्ट सोमैटोटाइप जो कि है एंडोमॉर्फ्स। एंडोमॉर्फ्स जो होते हैं वो गोल मटोल से दिखने वाले, सॉफ्ट सॉफ्ट से होने वाले होते हैं, जो जनरली हैवियर दिखते हैं, यानी भारी भारी शरीर के दिखते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हाइट फैट स्टोरेज होता है। जनरली जो फैट होगा वो दिखेगा एब्डोमेन में, हिप्स में या थाइस के अंदर। ठीक है, बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं वेट और लूज करने में तो इनके प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत कम एंड्योरेंस होगा, यानी थोड़ा भी भाग के थक जाएंगे। जनरली इनके लिए जो स्पोर्ट्स बने हैं वो है वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो। जहां पे भी तुम्हें स्ट्रेंथ दिखानी होगी ना वहां पे ये एंडोमॉर्फ्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कहानी वो है सबसे फिटेस्ट इन तीनों के अंदर, जो कि है मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फ्स जो होते हैं वो होते हैं बिल्ड पूरे अच्छी तरीके से इनका मास दिखेगा अच्छा। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली बिल्ड होंगे पूरे। ठीक है, ये मन करेगा इनका वेट गेन भी कर लेते हैं बड़े आराम से, अगर लूज करना है तो लूज भी कर लेते हैं। बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, लंबे लंबे हाथ और लंबे लंबे पैर होते हैं। जो बॉडी होती है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट शेप में होती है। ठीक है, जो लड़कियां मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप है वो जनरली स्ट्रॉन्ग दिखेगी और एथलेटिक होंगी। ठीक है, इनके ऊपर जो गेम है वो सूट करते हैं पावर और स्ट्रेंथ वाले दोनों ही। ठीक है, जो मेसोमॉर्फ्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स में ना बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जहां पे भी उनको स्पीड और पावर दिखानी होगी वो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक्टोमॉर्फ से भी और एंडोमॉर्फ से भी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, यानी कौन से ऐसे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और उनका फिटनेस लेवल निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फिर आता है मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है हमारी एबिलिटी हार्ट की, लंग्स की और ब्लड वेसल की, कि वो कितना इफेक्टिवली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को वर्किंग मसल तक पहुंचा दे, ताकि जो हमारी वर्किंग मसल है वो देर तक काम कर पाए विदाउट एनी फटीग। ठीक है, जितना अच्छा तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उतना अच्छा तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, उतनी देर तक तुम कोई काम कर पाओगे बिना थके हुए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट मस्कुलर एंड्योरेंस की। मस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ द मसल टू परफॉर्म रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर मैंने आपके हाथ में डंबल दे दिया और मैंने बोला करो, कितने रैप करोगे, तो आप कितने बार उसको रिपीटेशन कर पाते हो, वो है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस।
ठीक है, कि आप कोई भी एक एक्शन कितनी देर तक कर पाओगे। द एबिलिटी ऑफ द मसल टू परफॉर्म एक्टिविटी विदाउट फटीग, एक एक्टिविटी करता जा रहा है बिना थके हुए, दिस इज मस्कुलर एंड्योरेंस। अगला नंबर आता है हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ का। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी मेरी मसल कितना फोर्स लगा सकती है, ठीक है, एक रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में। ठीक है, मैंने पकड़ा दिया 10 किलो का डंबल, मैं बोला उठाओ, उठा दिया, मैंने 20 पकड़ा दिया, उठाओ, नहीं उठ रहा, ठीक है, तो मैं जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा सकता हूं, दिस इज माय मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे आती है नेक्स्ट बात फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी अगेन ये हमारी जॉइंट का फंक्शन है, ना कि हमारे मसल का। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी हमारा एक जॉइंट कितना ओपन हो सकता है, ठीक है, कितना फैल सकता है, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आती है इसके अंदर कहानी बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो बताता है हमारा लीन बॉडी मास कितना है और हमारा फैट स्टोरेज कितना है। ठीक है, लीन बॉडी मास का मतलब यानी हमारा बॉडी का वेट जो कि आता है बोन से, टेंडन से, वाटर से, लिगामेंट से, ऑर्गन से, इन सब से। उसके अलावा जितना भी होता है वो होता है हमारा बॉडी का फैट। ठीक है, तो बॉडी का फैट और बॉडी का मास अलग अलग करना, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन। तो ये था, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। आई होप कि सबको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई भी डिटेल डिस्कशन चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आई बटन को दबाओ और उस वीडियो के लिंक तक पहुंचो। ऑलरेडी हमने डिटेलली कवर कर रखे हैं ये चैप्टर्स। ये जस्ट एक रैपिड रिवीजन है कि आपको जल्दी से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे सब कुछ याद रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारे चैप्टर 8 का रिवीजन, यानी वीडियो नंबर 4। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे अपडेटेड।